हेलो मित्रों, यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन पर आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने कार्य के प्रति समर्पित होंगे। तो पिछली वीडियो में हमारे चर्चा का विषय था पासा, जिसमें हमने आपको बताया कि पासा होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और हमने किसी सतह के विपरीत सतह पर भी चर्चा किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि पासे में जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें एक है किसी सतह का विपरीत सतह और दूसरी होती है किसी सतह का पड़ोसी सतह। तो पिछले वीडियो में विपरीत सतह पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे किसी सतह के पड़ोसी सतह पर। अब किसी सतह के पड़ोसी सतह से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमको पासे के मानक विस्तार को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पासे का मानक विस्तार होता क्या है। एक बात आप ध्यान दें, पासे का मानक विस्तार दूसरा होता है, मानक पासे का विस्तार दूसरा होता है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हम चर्चा करेंगे पासे के मानक विस्तार पर। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पासे का मानक विस्तार होता क्या है। पासे का मानक विस्तार 3 डायमेंशन की 2 डायमेंशन पर एक परिकल्पना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पासा एक त्रिविमीय आकृति है और वह हमको अगर ओरिजिनल हम आपको दिखाएं तो एक नज़र से दिख नहीं सकता, पूर्णतः एक नज़र से नहीं देख सकते। तो पूर्णतः हर गतिविधि को एक नज़र से देखने के लिए इस 3 डायमेंशन की आकृति का 2 डायमेंशन पर हम एक परिकल्पना करते हैं, जिसमें सारी गतिविधियां हमें एक नज़र से दिखाई पड़ती हैं, जिससे किसी प्रश्न को हल करने में हमें आसानी हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि 3 डायमेंशन की 2 डायमेंशन पर परिकल्पना कैसे करते हैं। तो जैसा कि है आप देख लें, एक ओरिजिनल डायग्राम लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि यह एक पासा है, सपोज दैट, जिसमें 6 सतहें आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर की और एक नीचे की, जो कि 6 सतहें हैं। जैसा आप परिचित भी हैं कि पासे में 6 सतहें होती हैं। अगर और इसकी प्रकृति क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सतह के एक विपरीत सतह होता है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। ये स्थिति को हम 2 डायमेंशन पर भी देखेंगे। तो 2 डायमेंशन पर कैसे देखेंगे? अगर हम इस पासे को, जो कि ओरिजिनल आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, अगर इस पासे को हम किसी एक कोर से काट देते हैं, तो काटने पर हम देख रहे हैं कि काटते हैं तो ये 4 सतहें जो पड़ोसी थी एक सीधी रेखा में दिखाई दे रही हैं। तो अगर इस गतिविधि को हम 2 डायमेंशन पे दर्शाते हैं तो हमें इस तरह की स्थिति प्राप्त होती है, A B C और D। ये चारों पड़ोसी सतहों को ऊपर और नीचे को छोड़ अगर हम इस 2 डायमेंशन पे दर्शाते हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि चारों सतहें एक सीधी स्थिति में प्राप्त होती हैं। अब इनकी एक ऊपर की सतह थी और एक नीचे की सतह थी। अगर हम ऊपर की सतह को इस तरह से परिकल्पित करते हैं और नीचे की सतह को इस तरह से परिकल्पित करके इसका हम नाम देते हैं E और F। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो 3 डायमेंशन की आकृति थी, ये पूर्णतः आपको 2 डायमेंशन पर दिखाई दे रही है। अब इसकी प्रकृति की भी हम इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि किसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। तो यहां पर आप देखें, ए का अगर हम विपरीत देखें, जैसा कि हम आपको विस्तार में बता चुके हैं कि किसी विस्तारित स्थिति में एक खाने के अंतराल पर जो 2 खाने स्थित होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए का विपरीत देखें तो ए का विपरीत क्या दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है। बी का विपरीत क्या दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है। और ई का विपरीत क्या दिखाई दे रहा है? एफ दिखाई दे रहा है। अब किसी भी सतह का विपरीत सतह तो दिख रहा है। अब आपको दूसरी स्थिति पता है कि किसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो सपोज दैट, जैसे अगर हम बी के पड़ोसी सतहों को देखें तो बी का पड़ोसी कौन है? ए है,
बी का पड़ोसी कौन है, ई है, सी है और एफ है। इसके चारों पड़ोसी सतह आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम ए का देखें तो यह एक कल्पना है। तो जैसा कि हम डायग्राम में आपको बताएं कि हमने जब डायग्राम की चर्चा किया था ओरिजिनल डायग्राम पर, तो हमने देखा था कि ए का पड़ोसी कौन था, डी था। ए का पड़ोसी कौन था, डी था, जो कि यहां से कटने के कारण अलग हो गया, अर्थात दूर चला गया। तो अर्थात आप इस 2 डायमेंशन पे कल्पना कर सकते हैं ए और डी क्या थे, पड़ोसी थे। अर्थात काल्पनिक रूप से ए का काल्पनिक पड़ोसी हम यहाँ पर डी मान लेते हैं और डी का काल्पनिक पड़ोसी हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो अब इस 3 डायमेंशन की पूर्णतः आकृति को, जितनी इसकी प्रकृति होती है, सभी गतिविधि को हम इस 2 डायमेंशन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें किसी सतह का विपरीत सतह भी दिखाई दे रहा है और किसी सतह के चारों पड़ोसी सतह दिखाई। जैसे ए के चारों पड़ोसी सतह कौन है, डी है, एफ है, बी है, ई है। बी के पड़ोसी सतह ए, एफ, सी, ई। सी के पड़ोसी सतह बी, एफ, डी, ई। डी के चारों पड़ोसी सतह सी, ई, ए और एफ है। तो इस 2 डायमेंशन पर 3 डायमेंशन की एक परिकल्पना है जिसके द्वारा पड़ोसी सतह ज्ञात करते समय हमको उपयोग में लाना है। अच्छा, इसकी उपयोगिता हम इसलिए लाते हैं कि जब किसी सतह का हम विपरीत सतह ज्ञात करते हैं तो उस विपरीत सतह में तो एक ही सतह विपरीत होती है, लेकिन पड़ोसी सतह में एक इसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा सतर्क होना पड़ता है कि कौन सा बाएं वाला पड़ोसी, कि दाएं वाला पड़ोसी, कि ऊपर वाला पड़ोसी, की नीचे वाला पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी हमको ज्ञात करना है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। तो इसलिए इस गलती से बचने के लिए हम इस 3 डायमेंशन की 2 डायमेंशन की एक परिकल्पना आपके सामने रख रहे हैं, जिसके द्वारा जो पीछे हम पढ़ चुके हैं विपरीत सतह उसको भी ज्ञात कर सकते हैं और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं पड़ोसी सतह उसको भी देख सकते हैं कि किसी सतह के पड़ोसी सतह कौन होते हैं। तो आइए हम इस 2 डायमेंशन की परिकल्पना का उपयोग किसी प्रश्न के में पड़ोसी सतह ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं, तो जिसको हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थित अंक, अक्षर, चिन्ह या शब्द, जो भी प्रश्न में आपसे पूछा जाए, ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, 2 आकृतियां दी गई हैं जिसमें कंप्लीट स्थिति है और तीसरी आकृति में एक सतह इनकम्प्लीट है जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर प्राप्त होगा। तो यहां पर पड़ोसी सतह बताना है, ए का पड़ोसी या बी का पड़ोसी आपको बताना है, जो कि विपरीत में एक निश्चित स्थिति होती है। यहां पर एक से अधिक स्थिति होने के कारण हमको विस्तार को लाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए करते क्या हैं, जो हम 2 डायमेंशन पर 3 डायमेंशन की परिकल्पना किए हुए हैं, एक ब्लैंक स्थिति को यहाँ पर हम बनाते हैं। अब 2 कंप्लीट चित्रों के माध्यम से इन खानों को फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमें इन प्रथम 2 चित्रों पे जो कि कंप्लीट हैं, इनको ध्यान में रखना है कि इनमें स्थिति कैसी है, 1 फेस कॉमन की है कि 2 फेस कॉमन की है। अगर हम दोनों में नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि दोनों चित्रों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है। ए और सी अर्थात ई और एफ भिन्न है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों चित्रों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों चित्रों में 1 फेस कॉमन है। तो 1 फेस कॉमन होने के नाते अब इस खाली स्थिति में इन दोनों चित्रों के जो 1 फेस कॉमन की स्थिति है, तो उसमें से जो कॉमन स्थिति है उसको हम ऊपर रखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है डी, तो डी को हम ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्थिति 1 फेस कॉमन की है कि 2 फेस कॉमन की है। तो यहाँ पर कैसी स्थिति है, 1 फेस कॉमन। कॉमन क्या है, डी कॉमन है।
अब डी अगर कॉमन है तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज चलने का मतलब डी सी ए। मित्रों एक बार ध्यान दीजिए कि फिलअप करने का तरीका है कि जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम कहाँ पे रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। अब हमने दोनों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, डी को हमने ऊपर रख लिया। अब डी से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज मिल क्या रहा है, डी सी ए। अब इसको डी से क्लॉकवाइज फिलअप करने का हमारा तरीका ये है, कार्नर से एक तरफ से भरेंगे, डी सी ए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब दूसरे चित्र में आते हैं। दूसरे चित्र में डी एफ ई, डी जो कि कॉमन है। अगर डी कॉमन है तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बच क्या रहा है, एफ और ई। यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलकर अगली स्थिति में भरते हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या मिलेगा, एफ, यहाँ पर क्या मिलेगा, ई मिलेगा। अब इन दोनों चित्रों के द्वारा, जहाँ पर वन फेस कॉमन है, इन दोनों चित्रों के द्वारा हम 5 सतहें फिलअप कर चुके हैं, भर चुके हैं। अब हमारे पास बच क्या रहा है, जो कि तीसरी आकृति हमें बता रही है कि बच रहा है बी। तो अगर बी बच रहा है तो बचा क्या है, एक ही खाना बचा हुआ है। ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो अर्थात आप कह सकते हैं इन तीनों चित्रों के माध्यम से, जो कि 3 डायमेंशन की आकृति है, इस 3 डायमेंशन की आकृति पूर्णतः हमें एक नज़र से न दिखने के कारण हमें हल करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमने उसको 2 डायमेंशन पे परिकल्पना किया है, और परिकल्पित हो जाने के बाद अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी स्थिति को हम ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी गतिविधि को जानने के लिए आपको उससे पहले 2 बिंदुओं का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप हमसे कहें कि हम यहाँ से हमको चलना है, अगर हमको यहाँ से चलने के लिए कोई कहता है तो हम दाएं, बाएं, आगे या पीछे, अर्थात हम 4 दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका आशय ये हुआ कि अगर किसी निश्चित बिंदु तक जाना है तो हमको जो बिंदु हमारे पास है इसके अलावा एक बिंदु और होना हमारे लिए जरूरी है। अर्थात अगर हम यहाँ से चलने के लिए अगला बिंदु हमें आप देते हैं आगे, पीछे, बाएं या दाएं, तो हम बड़े आसानी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह को भरने के लिए सदैव तीसरा होना बहुत जरूरी है। अर्थात ऐसे, और चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है। तो आपको इसमें ऐसे चलना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह सदैव हमारा कौन सा हो, तीसरा होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं अगर प्रश्नवाचक क्लॉकवाइज तीसरा लाना है तो हमें चलना कहाँ से है, बी से चलकर ए से होते हुए आगे बढ़ना है। बी से चलकर ए से होते हुए आगे बढ़ना है। अब आप आ जाइए अपने इस परिकल्पित स्थिति में। अब आप देखें बी कहाँ है, बी यहाँ पर है। ये खाना किसका है, बी का है। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पर, ए पर जाएंगे। तो अगर बी से ए पे जाते हैं तो फिर हमें 90 डिग्री को दाहिने राइट मुड़ना होता है। तो अगर हम बी से चलकर ए पे जा करके 90 डिग्री राइट घूमते हैं, अर्थात दाएं घूमते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होता है, सी प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या प्राप्त होगा, सी प्राप्त होगा। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 चित्र आपके कंप्लीट दिए गए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 3, 1, 4 पहले चित्र में है, दूसरे चित्र में 5, 4, 6 है, तीसरे चित्र में 4 और 5 अंकित है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए आप करेंगे क्या, आप 2 डायमेंशन पर जो पासे के मानक विस्तार को परिकल्पित किए हैं उसको एक ब्लैंक स्थिति को बना लेंगे। अब ये स्थिति आपको प्राप्त हो गई। अब आप देखें प्रथम जो कंप्लीट चित्र हैं 2, इसमें कॉमन क्या है। अगर हम दोनों चित्रों पर नजर डालें तो इस पर हमें कॉमन 4 दिखाई दे रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं दोनों चित्रों में एक सतह उभयनिष्ठ है। एक सतह उभयनिष्ठ का मतलब है 1 फेस कॉमन है। अगर 1 फेस कॉमन है तो अब इन दोनों चित्रों को की सतहों को हम इस पर फिलअप करेंगे। तो हमने फिलअप करने का तरीका आपको बताया
कि जो कॉमन सतह है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, 4 को हम कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब 4 से क्लॉकवाइज हम चलते हैं, 4 से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर को, पहले कॉर्नर को भरते हैं, 4 3 1, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरे चित्र में आते हैं, 4 ऑलरेडी है, 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 6 5, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। अर्थात अब आप इन तीनों चित्रों के द्वारा 5 ही सतहें दिखाई दे रही हैं। अर्थात कहने का आशय है कि छठी सतह हमें पता नहीं चल रही है, तो व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि 1 3 4 5 6 है, तो बच क्या रहा है, 2 बच रहा है। तो अगर आपको जरूरत समझ में आए तो फिलअप करिए, नहीं जरूरत है तो कोई स्थिति ठीक नहीं। अब आप ध्यान दें, अब यहां पर देखें 4 और 5, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अंकित अंक ज्ञात करना है। तो अंकित प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करने के लिए हमको ये तीसरा होना चाहिए। तो इसको तीसरा करने के लिए हमको चलना कहां से पड़ेगा, 4 से चलकर 5 से होते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 4 से चलकर 5 से होते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप ध्यान दें कि हमने विस्तार में आपसे बताया कि 5 का काल्पनिक पड़ोसी कौन होता है, 5 का काल्पनिक पड़ोसी 3 होता है, अर्थात 3 का काल्पनिक पड़ोसी कौन होता है, 5 होता है। अब आप देखें 4 से चलकर 5 से होते हुए अगर हम आगे क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो 4 है कहां, ऊपर है। 4 से चलकर 5 पर अगर हम आते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब 90 डिग्री राइट, 90 अंश दाहिने, अर्थात क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में हम 1-2 स्थितियों को और लाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसे अंक को निकालेंगे। जैसे 3 1 प्रश्नवाचक, 3 1 प्रश्नवाचक। अगर प्रश्नवाचक है तो चलना कहां से होगा, 3 से चलना होगा, 3 से चलकर 1 से होकर के आगे बढ़ना होगा। तो 3 से चलकर अगर हम 1 पर आते हैं तो अगर 3 से चलकर 1 पे आके राइट घूमते हैं तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रथम 2 चित्रों में ADB और AEF अर्थात 1 फेस कॉमन है। तीसरे चित्र में B और A है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम एक ब्लैंक स्थिति बनाते हैं। अब इसमें प्रथम 2 चित्रों में कॉमन क्या है, A, अर्थात 1 फेस कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं, A। अब क्लॉकवाइज चलते हैं, ADB, यहाँ पे क्या लिखते हैं, D, यहाँ पर क्या लिखते हैं, B। अब दूसरे चित्र में आते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या मिलता है, AEF, AEF। आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है C। अगर ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B से चलकर A पर होते हुए अगर आगे आप बढ़ते हैं तो C की आवश्यकता नहीं है। अगर और भी प्रश्न होते हैं तो आप कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है तो तीसरा होने के लिए चलना कहाँ से पड़ेगा, B से चलना पड़ेगा, BA प्रश्नवाचक। अब आ जाइए आप अपने प्रश्न पर। B से चलकर अगर हम A पर जाते हैं और दाहिने हाथ 90 अंश घूमते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमको D प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, D होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक चित्र यहाँ पर और दर्शाते हैं, जैसे EB प्रश्नवाचक। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको इस चित्रों के माध्यम से तीसरी स्थिति प्राप्त नहीं हो रही थी, लेकिन चौथा चित्र ऐसा है
कि जहाँ से आपको तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी, सी की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात यहाँ पर आपको चलना कहाँ से है, ई से चलकर बी से होते हुए 90 अंश दाहिने मुड़ना है। तो ई से चलकर अगर बी से होते हुए 90 डिग्री अगर आप दाहिने मुड़ते हैं अर्थात नीचे जाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है सी। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर प्रथम दो चित्रों में वन फेस कॉमन हो और उसके बाद के जो भी चित्र दिए गए हों उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थित स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो प्रथम दो चित्रों के वन फेस कॉमन है अर्थात जो उभयनिष्ठ स्थिति है उसको ऊपर रखकर क्लॉकवाइज चल करके पहले 3 को फिलअप करते हैं, फिर ऊपर उभयनिष्ठ स्थिति से प्रथम 3 को चलते हैं, अर्थात प्रथम जो चित्रों के द्वारा 5 सतहें भरी जा सकती हैं तो छठवीं सतह अपने आप जो बची होती है उसी के द्वारा रखी जाती है। इस आधार पर अगर प्रथम दो चित्रों में वन फेस कॉमन है तो हम इस तरह की गतिविधि को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में यहाँ पर वन फेस कॉमन न हो करके 2 फेस कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, तो आइए हम अगले प्रश्न में देखते हैं जहाँ पर 2 फेस कॉमन हो। तो जैसा कि अगला प्रश्न है आप देखें, प्रथम दो चित्रों में कॉमन क्या है, बी और सी, सी और बी, अर्थात यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 फेस कॉमन है। तो इसमें भिन्न क्या है, ए और डी। तो अभी तक आपने देखा कि अगर प्रथम दो चित्रों में 1 फेस कॉमन है तो उसको ऊपर रखा जाता था, अगर 2 फेस कॉमन है तो उसको क्या करेंगे, तो इसके लिए भी वही स्थिति फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक ब्लैंक स्थिति बनाते हैं, तो अभी तक हम देख रहे थे कि जब 1 फेस कॉमन था तो जो भिन्न जो कॉमन सतह थी उसको हम क्या करते थे, ऊपर रखते थे। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सतहें उभयनिष्ठ हैं, कौन कौन, बी और सी, तो अगर 2 सतहें उभयनिष्ठ हैं तो क्या करेंगे, तो अगर हम बी को रखते हैं तो सी लड़ेगा और सी को रखते हैं तो बी लड़ेगा। तो अगर 2 लोगों के बीच की लड़ाई का लाभ कौन लेता है, तीसरा लेता है। अर्थात आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर करना क्या है, अगर 2 लोग कॉमन हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी है, भिन्न स्थिति से करनी है। अर्थात आप कह सकते हैं अगर 2 चित्रों में 2 सतहें उभयनिष्ठ हों तो शुरुआत हमारी कहाँ से होनी चाहिए, भिन्न सतह से होनी चाहिए। तो जब दोनों चित्रों में आप देखें कि बी और सी क्या है, उभयनिष्ठ सतह है, भिन्न सतह क्या है, ए और डी, तो हम ए से भी शुरुआत कर सकते हैं और डी से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए हम ए से शुरुआत करते हैं और तरीका वही होगा क्लॉकवाइज चलने का, ए बी सी, ए बी सी। अब आप देखें ए बी सी को तो हम यहां फिलअप कर चुके हैं, अब आपका बच क्या रहा, अब दूसरे चित्र पे आते हैं, बी और सी, अर्थात सी और बी ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो इसको तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी और बी से अगर हम चल करके क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। अर्थात यहां से सी से चलकर बी से होते हुए अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सी सतह प्राप्त होती, नीचे की सतह प्राप्त होती। अर्थात हम डी को कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने जब किसी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर रहे थे तो वहां पर हमने 2 फेस कॉमन की स्थिति में आपसे ये बताया था कि जो भिन्न सतहें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो आप ये बताएं कि अगर बी और सी कॉमन सतह है तो भिन्न सतहें क्या हैं, ए और डी हैं। अगर ए और डी हैं तो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर ए ऊपर लिखा गया है तो डी कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जरा ध्यान दें, इन दोनों चित्रों से तीसरे चित्र की कोई स्थिति मैच नहीं कर रही है। यहां पे थोड़ा सा संशय हो सकता है। एक स्थिति होगी कि इसका कोई कॉमन इसमें हो सकता है और एक हो सकता है कि इसका कोई कॉमन न हो। तो आप देख रहे हैं कि ई और एफ है, इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ई और एफ को हम इन दोनों चित्रों में रखने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ई को यहां पर लिखते हैं तो हम एफ को कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम ई को यहां क्यों लिखें, यहां नहीं लिख सकते, तो आप लिख सकते हो भाई, आप यहां ई को लिख सकते हैं, यहां पर एफ को लिख सकते हैं।
तो अब ई और एफ की स्थिति निश्चित नहीं हो पा रही है, हम कहां पर लिखें, इसलिए हमने क्या किया, दोनों जगह लिख दिया। अब आप प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थिति को ध्यान में रखना है। तो प्रश्नवाचक तीसरा हो, इसके लिए हमको करना क्या होगा, ई से चलकर एफ से होते हुए आगे बढ़ना होगा। तो अगर हम ई यहां पर लिखे हैं, एफ यहां है, ई से होकर एफ से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमको मिलता क्या है, ए मिल रहा है। लेकिन अगर यहां पर चलते हैं, ई से होकर एफ से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलता है, डी मिलता है। अर्थात कहने का आशय है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या मिलेगा, ए या डी प्राप्त होगा। पर्टिकुलर आप ए या डी को नहीं कह सकते हैं, तो आपके विकल्प में ए या डी की स्थिति याद होगी। अब मित्रों एक बात और ध्यान दें कि ऐसे प्रश्नों को अगर आपको ट्रिकली मेंटेन करना हो, कुछ न करना हो, अर्थात केवल इस प्रश्न को देख करके आप उत्तर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो आप जरा ध्यान दें कि आप देख रहे हैं कि टू फेस कॉमन की स्थिति है और तीसरे चित्र का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो उत्तर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ये ए या डी प्राप्त हो रहा है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि अगर दो चित्रों में दो सतहें उभयनिष्ठ हों और तीसरे चित्र की दोनों प्रथम दो चित्रों से कोई कॉमन स्थिति न हो, तो उनकी जो भिन्न स्थितियां होती हैं वही क्या होती हैं, हमेशा सदैव उत्तर होती हैं। जैसा कि आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। सबसे पहले तो हम उत्तर बताएंगे, उसके बाद फिर व्याख्या भी करते हैं। अब आप देखें यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, प्रथम दो चित्र कंप्लीट है, तीसरा चित्र इनकम्प्लीट है। तो प्रथम दो चित्र अगर कंप्लीट हैं तो इसमें स्थिति कैसी है, वन फेस है कि टू फेस कॉमन की है। तो आप देख रहे हैं आर और क्यू यहां भी है, आर और क्यू यहां भी है। अर्थात आप कह सकते हैं कि स्थिति कैसी है, टू फेस कॉमन की है। तो सबसे पहले तो हम उत्तर बता लें, इसका बिना डायग्राम बनाए ही उत्तर बता लें कि अभी तक हमने देखा कि प्रथम दो चित्रों में दो सतहें उभयनिष्ठ हैं, तो भिन्न सतहें क्या हुई, पी और टी। अब यहां पर तीसरे चित्र में एच और जेड है, जिसका इन दोनों चित्रों से कोई कॉमन स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रथम दो चित्रों की जो भिन्न स्थितियां होती हैं वही उत्तर होती हैं। अर्थात आप यहां कह सकते हैं कि यहां पर आंसर आपका क्या होगा, पी या टी होगा। अब आइए हम इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। तो व्याख्या करने के लिए आप एक ब्लैंक स्थिति को शो करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया इसको फिलअप कैसे करना है, फिलअप करना है जो दोनों की भिन्न स्थिति है वहां से शुरुआत करना है। अर्थात दोनों भिन्न क्या है, पी और टी है। तो शुरुआत अगर हम पी से करते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या मिलता है, पी क्यू आर। अब आर और क्यू तो आप लिख चुके हैं, बच क्या रहा है, टी बच रहा है। तो टी को लिखना कहाँ होगा, या तो क्लॉकवाइज चल के देखेंगे तब भी नीचे मिलेगा, या भिन्न सतहें विपरीत होती हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब तीसरे चित्र में है क्या, एच और जेड है। तो अब आप देख रहे हैं इनसे कोई रिलेशन है नहीं, तो आप चाहें तो एच यहाँ लिख सकते हैं, जेड यहाँ लिख सकते हैं, या आप चाहें तो एच यहाँ लिख सकते हैं, जेड यहाँ लिख सकते हैं। अब क्लॉकवाइज अगर हम चल के देखें तो एच से चलकर जेड से होते हुए, एच से चलकर जेड से होते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। अगर यहाँ पर एच से चलकर जेड से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। आपका उत्तर क्या मिला, पी या टी। ओके, तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बिना कलम चलाए भी कह सकते हैं कि अगर दो चित्रों में दो सतहें उभयनिष्ठ होती हैं और तीसरे चित्र की कोई स्थिति इधर कॉमन न हो तो आप दोनों की भिन्न सतहें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्राप्त होती हैं। अब रही बात यह कि अगर तीसरे चित्र की इनसे कोई रिलेशन न हो तो ठीक है, बिना कलम चलाए बात बन सकती है। लेकिन अगर तीसरे चित्र की इन दोनों से कॉमन स्थिति हो तो क्या करेंगे, आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अब आप प्रश्न को देखें। प्रथम पहले दो प्रश्नों में टू फेस कॉमन के पहले जो दो प्रश्न किए हैं उससे इस प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी भिन्न दिखाई दे रही है। आप प्रथम दो चित्रों में देखें, एन और ओ दोनों में कॉमन है, अर्थात प्रथम दो चित्रों में टू फेस कॉमन है। अब आप देखें कि तीसरे चित्र की, इसके पहले के प्रश्नों में तीसरे चित्र का कोई सतह इनसे कोई रिलेशन नहीं रखता था, लेकिन इसमें क्या है,
तीसरे चित्र की जो एक सतह है, जो इसको ओ नाम दे रहे हैं आप, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम दो प्रश्नों की अपेक्षा की तरह इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, अर्थात इसमें कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन आपने अभी जो 2 डायमेंशन पे एक परिकल्पना की है, जिसको हम नाम देते हैं पासे के किसी प्रश्न को हल करने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। XYZ कोई भी डाइस का प्रश्न हो, आप इस विस्तार को लगाएंगे, हर हाल में उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलना ही मिलना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। अब पहले से हम फिलअप करेंगे, तो देख रहे हैं कि N और O दोनों में कॉमन है, तो भिन्न क्या है, M और T कॉमन है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, M से करेंगे, MNO। अब T कहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न सतहें एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अब आप जरा ध्यान दें, O ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो O को हम लिखेंगे नहीं। अब K को लिखने के लिए हमारे पास 2 स्थान खाली हैं। अगर K को लिखने के लिए 2 स्थान खाली हैं, तो अब आप सोचेंगे कि हम K को लिखें कहाँ। नियमतः तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचें कि O का K पड़ोसी है कि विपरीत है तो पड़ोसी, तो O का K सदैव पड़ोसी रहना चाहिए। इसके लिए आप जरा ध्यान दें कि O से अगर इस सतह को लेते हैं तो यह इसका विपरीत सतह हो जाता है, अर्थात हम K को यहाँ नहीं लिख सकते। अगर हम K को यहाँ नहीं लिख सकते तो हमारे पास एक ही जगह बच रही है, जिसको हम जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। अब आप देखें, इन 3 चित्रों के द्वारा जो 5 सतहें थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अपना प्रश्नवाचक स्थान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्नवाचक स्थान ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है, हमको चलना कहाँ से है, हमको चलना ऐसे जगह से है कि प्रश्नवाचक सदैव तीसरा हो। तो चलना कहाँ से होगा, O से चलकर K से होते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर O से चलकर K से होते हुए आगे बढ़ना है तो आप देखें O यहाँ पे ऑलरेडी है, O से चलें, कहाँ पर जाएं, K पर गए। अब K पर जब पहुँचे हैं तो ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है कि सदैव 90 डिग्री 90 अंश दाहिने आपको घूमना है। तो अगर यहाँ से चल करके, ध्यान दें, अगर यहाँ से चल के यहाँ पे गए हैं, क्योंकि घूमने में थोड़ा सा कुछ लोग गलती करते हैं, यहाँ से अगर 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना है, अर्थात दाहिने घूमना है, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है M मिल रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान दें, ये ऐसी परिकल्पना है 3 डायमेंशन की 2 डायमेंशन पर, जिसके द्वारा पिछले वीडियो में जो हम किसी सतह के विपरीत सतह पर आपसे चर्चा किए थे, वहाँ पर जिन प्रश्नों को हम हल कर सकते थे, ऐसे प्रश्नों को भी हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। K का विपरीत क्या होगा, N होगा, M का विपरीत क्या होगा, T होगा, O का विपरीत ऑलरेडी जो भी मिलेगा वह हो जाएगा। अर्थात कहने का आशय है, तो इस परिकल्पना को हम इसलिए लाए क्योंकि किसी सतह का विपरीत एक ही सतह होता है, लेकिन पड़ोसी 4 होते हैं। तो पड़ोसियों से थोड़ा बच कर रहना है, क्योंकि पड़ोसी बड़े खतरनाक होते हैं। कौन पड़ोसी कब आक्रमण कर दे, इसलिए आपको बचना है। और इसके बचने के लिए आपको इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना होगा पड़ोसियों से बचने के लिए। जिस पड़ोसी पर आक्रमण करना हो, जिसको खोजना हो, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, टेलीस्कोप का प्रयोग करो, वो पड़ोसी आपके पास होगा। अर्थात अब इन परिकल्पना के आधार पर डाइस के किसी भी प्रश्न को, XYZ किसी भी प्रश्न को आप पूर्णतः हल कर सकते हैं। एनीबॉडी, किसी को अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए।